तो रेजिस्टेंस का ये लास्ट पार्ट है। देखो जी, मोर ऑन रेजिस्टेंस, और इसमें आपको याद रखना है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? जैसे बहुत आसान सा बात है, थर्मल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, हल्का सा देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टी। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में आपको ये बताया गया था, एक फॉर्मूला याद है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो चेंज इन लेंथ आता है, जैसे अगर हम इसको और अच्छा से सजा के लिखेंगे, देखिए L और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, L नॉट ओरिजिनल लेंथ एट टेम्परेचर 0 केल्विन, समझ में आ रहा है कि नहीं। या फिर रूम टेम्परेचर इसको रख लेंगे हम लोग, रूम टेम्परेचर पर भी, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, L नॉट अल्फा डेल्टा टी हो गया। इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो लेंथ का आता है, समझ में आ रहा ना। फिर एरिया का आता है, एरियल एक्सपेंशन, लेंथ एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां से इसको उठा करके इधर ले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो आप लोग, अल्फा डेल्टा टी, इसको हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा एल लिखेंगे। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और ये इंक्रीज लेंथ हो जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चेंज इन लेंथ है, ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है, इसी चीज को यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे। हाँ, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर जो सिंबल लगा हुआ है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में अगर इसको लेकर के आते हैं तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एल नॉट डेल्टा टी। मतलब ये जो है चेंज इन लेंथ, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, चेंज इन लेंथ जो होता है, जब किसी रॉड को, जैसे हमारे पास एक रॉड है ना, इस रॉड को अगर हम हीट देते हैं, अगर इसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने से इसका टेम्परेचर राइज करेगा, समझ रहे हैं कि, ठीक है। और पहले से लेंथ इसका मान लीजिए एल नॉट है, तो लंबाई इसका बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, हीट देने से पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होता है, दूर दूर पार्टिकल्स जाने लगते हैं, तो इसका लेंथ मान लीजिए कि यहां तक ऐसे इंक्रीज कर गया और इधर भी ऐसे इंक्रीज कर गया, ऐसे लेंथ। तो ये वाली लेंथ है एल नॉट, और ये वाली लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ, इंक्रीज्ड लेंथ, है ना। लंबाई तो बढ़ जाएगा ना, लोहा को गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये बढ़ी हुई लंबाई है, इंक्रीज्ड लेंथ, और ये ओरिजिनल लेंथ है, और इसमें से इसको घटा दिए L माइनस एल नॉट, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। ये चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ किस पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट पॉइंट कि ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है ना, ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। दूसरा, इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कितना टेम्परेचर चेंज आया, टेम्परेचर चेंज ज्यादा आएगा तो लंबाई में भी चेंज ज्यादा आ जाएगा, समझ गए। तो थर्मल एक्सपेंशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ही टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, उसी के आधार पर यहाँ पर भी है कि हमारे पास एक ऐसे वायर है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वायर पढ़ते हैं, ये वायर है हमारा, समझ में आ रहा है। अब वायर है तो इसमें से करंट जा रहा है I, तो इधर से इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हीट दे देंगे, जस्ट यही वाला कहानी यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। जब हीट देंगे तो क्या होगा बताइए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो फास्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा, फास्ट। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट हो जाएगा तो बहुत जल्दी से जाके कॉलिजन करेगा, मतलब टाइम कम लग जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो कॉलिजन, देखिए कॉलिजन होगा मतलब रेजिस्टेंस होगा, रोकने का काम, समझ में आ रहा है। तो पहले कॉलिजन लेट से हो रहा था तो रेजिस्टेंस कम था, अब जल्दी जल्दी कॉलिजन होने लगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा। पहले सोचिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे होंगे, जैसे भी चल रहे होंगे, जैसे भी कॉलिजन हो रहा होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हीट दे देंगे, इस वायर को हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जैसे दौड़ रहे थे अब ज्यादा स्पीड में दौड़ेंगे तो फास्ट फास्ट कॉलिजन होने लगेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीट देने से, हीट जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो इसी के जैसा यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब आप इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं जैसे उसको लिखे थे। किस पे डिपेंड करेगा? आर नॉट पे डिपेंड करेगा है, और फिर किस पे करेगा? डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। आ रहा है कि नहीं? अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? तो इसको लिखेंगे आर माइनस आर नॉट, और इसको हटा देंगे यहां से, तो फिर से क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। और इसको हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका नाम रहेगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ कौन सा टॉपिक चल रहा है? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए बढ़िया साफ साफ लिख दिए। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये आर नोट तो रहेगा ही रहेगा, और ये रहेगा डेल्टा टी ऐसे। अब इसको उठा करके आर नोट को उधर ले जाएंगे तो कितना बन करके आ जाएगा? आर इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट और डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से इसको अगर हम लोग निकाल देंगे, कॉमन कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला टेम्परेचर के लिए। अभी और भी फॉर्मूला इसमें आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से होता है। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? समझ में आया बढ़िया से? तो ये फॉर्मूला हमारा एक है जिसे आपको याद रखना है। और डेल्टा टी को क्या लिखा जाएगा? T2 माइनस T1। नहीं, डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो इसी फॉर्मूला को अगर और आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन इसका और भी हम लोग अलग अलग फॉर्मेट तैयार करेंगे। अलग अलग इसका फॉर्मेट बनता है, बस तुरंत 2-3 मिनट में बना दे रहे सारा फॉर्मेट। तो देखिए कि टेम्परेचर पे कैसे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस है ना, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो इसमें गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू 2 है, ऐसे अंदाजी, मतलब एक बात, तो इसका 2 है तो इसका वैल्यू बढ़ के 3 हो गया, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो इस आर नोट में 7 से मल्टीप्लाई हो गया, नहीं हो गया? टेम्परेचर जब 0 रहेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नहीं, मान लीजिए कि वाला चेंज जो आया 0 चेंज आया, चेंज नहीं हुआ। इनिशियल टेम्परेचर 5 और फाइनल टेम्परेचर भी क्या है? 5। तो डेल्टा टी कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं? है ना? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 1 रख लेते हैं, ये 5 है और ये 4 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कोई भी टर्म होगा तो इसमें बढ़ ही ना जाएगा, ऐड होगा तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ रहे हैं कि नहीं? अब बढ़ करके मान लीजिए इसका वैल्यू 1 आया और ये वाला 1, तो 2 हो गया, तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स बढ़ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, आप याद रखिएगा, है ना? फॉर कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपको नहीं पढ़ा इसलिए उसका भी जिक्र नहीं करेंगे ना। लेकिन अभी याद कर लेना आप लोग, क्या याद करोगे कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब उसमें करंट अच्छा फ्लो करेगा सेमीकंडक्टर में, लेकिन कंडक्टर में करंट अच्छा फ्लो नहीं करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले दे रहे हैं ना? अभी आ रहा समझ में अच्छा से? अरे सब आएगा समझ में। देखो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है छोटू, बताओ। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बोलो, ऐसे लिख दिए। अब इसमें से अल्फा निकालना है ना। देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर नॉट अल्फा T2 माइनस T1, सही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर माइनस आर नॉट। किसको नहीं पता चला? बोलो, नहीं समझ में आया? देखिए देखिए जी, यहां से इसको मल्टीप्लाई किए, इसको में भी मल्टीप्लाई किए, और यहां से उठा के इसको उधर भेज दिए, तो माइनस में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? तो यहां से हमें अल्फा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे?
आर माइनस आर नोट और कितना, इसको लिख दें डेल्टा टी लिख दें, बोलिए कोई दिक्कत है? सुनो जी, रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस, ओम माइनस ओम, 10 ओम माइनस 5 ओम बराबर 5 ओम, और नीचे भी ओम, ओम से ओम खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट लिखेंगे तो 1/डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ना। तो अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या इसको लिखेगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिखेंगे पर डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी लिख देते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? याद है कि नहीं? पर डिग्री सेल्सियस। तो अब बताइए परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्या नाम है इसका? इसका नाम बताइए, कैसा भी लिखे थे? टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस। एक नंबर ये सवाल कर लोगे। कोई दिक्कत किसी को है? बोलिए। नहीं ना है? समझ में आया सबको बढ़िया से? देखो जी, काफी लंबा सवाल है, देख रहे हो आप लोग, बहुत लंबा सवाल, लेकिन लिखेंगे नहीं हम, सुन पढ़ के सुना दे रहे। देखो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर, बातें नहीं सुनो, हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं कि बीच में बात करने से क्या होता है, बताया ना। इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेज निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। टोस्टर है जो ब्रेड बनाने वाला, मतलब कोई हीटर मशीन है, और उसमें निक्रोम का यूज किया गया है। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट तो किसका बना हुआ है? निक्रोम का, ठीक है, निक्रोम का बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या किया है, बोला है कि व्हेन नेग्लिजिबली अ स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, बहुत कम करंट पास किया जाता है, बहुत कम करंट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर, जब रूम टेम्परेचर रहेगा, और इसमें आपको लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे? टी नॉट, या इसी को क्या लिखेंगे? T1। आप 1 लिखिए या टी नॉट लिखिए, आपकी मर्जी है। बुझा रहा? इनिशियल टेम्परेचर, टी इनिशियल। बोलो अभी दिक्कत है समझने में? कह रहा कि बहुत कम करंट पास किया गया, तो इसका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी, और कहा कि इतना पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस है 75.3 ओम। ये रेजिस्टेंस बताइए, इसको आप कौन सा रेजिस्टेंस रखोगे? 1 2 3 4 आर नॉट, क्या 1 रखेंगे? अरे हम इसको क्या रखेंगे? R1 रखेंगे, या क्या रखेंगे? R नॉट रखेंगे, या क्या रखेंगे जी? R इनिशियल रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा? अपना मन से रखना है, सुन लो, लेकिन हर बार यही फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये कौन सा रेजिस्टेंस है? फाइनल। सब फॉर्मूला का रूप इसी के जैसा है। इसी में देखिएगा तो R1 R2 माइनस R1, इसी को देखिएगा बुक में लिखल रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और यहाँ पर क्या रहेगा? R1 और कितना? डेल्टा टी। बस ऐसे लिखा हुआ, समझ में आ रहा आपको? पता चल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, कह रहा है कि इस टोस्टर को इसने क्या किया, ये जो हमारा टोस्टर है, टोस्टर, अब इसको कनेक्ट कर दिया। आप समझिए किसके साथ कनेक्ट कर दिया? 230 वोल्ट के साथ। तो V इक्वल टू कितना हो गया? 230 वोल्ट। अब इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले का ही बता दिया कितना रेजिस्टेंस उसका है, कितना पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। जैसा भी यहाँ पर जितना भी लोहा है वो सब कौन सा टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे। और उस सब का रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब ऐसे समझ रहे कि नहीं, बता दिया। लेकिन अब उसको 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देरी के बाद करंट सेट हो जाता है टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ, जब ऐसा कर दिया तो करंट का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 2.68 एम्पियर हो गया, इतना करंट हो गया। वोल्टेज इतना दिया, कुछ देरी के बाद, पहले तो करंट नहीं होगा, पहले करंट है क्या? नहीं। जब कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज सप्लाई देंगे, तब तो करंट फ्लो करेगा। तो जब इसको कनेक्ट किया तो कितना हो गया करंट? इतना सारा करंट आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम, करा कि इसका टेम्परेचर, इस समय का टेम्परेचर आपको बताना है
कि टेम्परेचर कितना होगा। इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, इसी को आप T2 बोलेंगे, नहीं आ रहा समझ। अब अगर T0 बोले हैं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, T बोलेंगे। देखिए कैसे मानना कैसे है, T0 बोलेंगे तो अगला टेम्परेचर T हो जाएगा, नहीं है। अगर हम T1 बोलेंगे तो अगला टेम्परेचर T2 हो जाएगा, अगर हम T इनिशियल बोलेंगे तो अगला टेम्परेचर T फाइनल हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। इस तरह से तो बताइए T2 टेम्परेचर हमको बताना है, और ये क्या हो गया T1, T1 27 है और T2 हमें बताना है। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है ना, डेल्टा T को कैसे लिखेंगे जी, डेल्टा T। देखिए डेल्टा T को कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1, या फिर क्या लिखोगे T माइनस T0, नहीं आ रहा T माइनस, ये अपना सामान्य वाला बात है, ये किसी के द्वारा कहने की जरूरत नहीं, बोलिए हो गया। चलो अब इक्वेशन के पास चलेंगे हम लोग, लेकिन हमसे पूछा व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, हमें टेम्परेचर बताना, कौन सा टेम्परेचर, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि T2 बताना है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है इसका, इसको हम लोग यूज कर लेंगे, सबको बैठा लेते हैं, चलो बैठा लेते हैं भाई। हाँ लेकिन इसमें देखिए अल्फा का भी वैल्यू दिया है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व। करा टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। अल्फा का वैल्यू बोला 1.70 10 टू द पावर -4 डिग्री, और फिर क्या रहेगा पर सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस ना, तो ये आपको दिया हुआ रहेगा। देख लो क्या क्या आपके पास नहीं है, देखो अल्फा है बोलिए, R0 है, यहाँ देखिए है कि नहीं, बोलिए R0 फिर रख लेंगे, और डेल्टा T, तो डेल्टा T में T2 माइनस T1 कर लेंगे, तो T2 माइनस T1 देखो जी T2 माइनस T1, बताइए T1 कितना है 27, तो बच गया T2। आ रहा समझ में, देखो R माइनस R0 T2 माइनस T1, बोलो जी यहाँ पर कितना रखिएगा 75.3 नहीं, और यहां पर कितना रखिएगा 27, और यहां पर कितना रखिएगा, समझ में आ रहा। अगर मुझे R मिल जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यहां पर रख देंगे तो बचेगा सिंगल क्वांटिटी अननोन, यहां पर बचेगा कि नहीं कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। कैसे सवाल सॉल्व करना है समझ में आया, थोड़ा मोड़ा तरीसा आया, फिर से एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नहीं समझाना तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हमको R निकालना, ये कौन सा R है फाइनल, अब फाइनल R क्या यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि R बराबर होता है V/I, पता है कि नहीं, समझ में आया, कैलकुलेशन घर पे कर लोगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ये सवाल है, और इसमें आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो रेजिस्टेंस R2 जो आएगा इसका, ये आ जाएगा 85.8 ओम आ जाएगा। और इस टेम्परेचर को T2 को जब निकालिएगा, आप लोग निकाल के दिखा दे या फिर निकाल लोगे, हो जाएगा, नहीं आएगा तो अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो इसको आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लो अच्छा से कैलकुलेशन आपको इस इक्वेशन में कैसे करना है, रख के कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मिटा दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, उड़िया गया का पेज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, और एक बात और सुन लो, इसका जेईई और नीट का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कारण कि ये सब जो सवाल कर रहे हैं वो बहु ऐसे ही सवाल उसमें भी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। इसमें जैसे सवाल लिखा हुआ है बस अंक चेंज आपको मिलेगा, उसमें भी सेम टू सेम सवाल मिलेगा, एक दो चेंज आएगा वो हम करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे है, इस सवाल को देखिए, करा के द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट, आइस पॉइंट एगो बोल रहा है, सुन लो, आइस पॉइंट किसको बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय टेम्परेचर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है 5 ओम, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे R0, अरे आइस पे है, आइस पॉइंट एकदम इनिशियल टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, एट द स्टीम पॉइंट, कह कि जब स्टीम पॉइंट आता है, स्टीम पॉइंट मतलब पता है ना कितना लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाता है इसका, इसको R लिख लेते हैं, R और R0 लिख लेते हैं, ऐसे कर करके लिखेंगे हम लोग। तो इसमें लिखा है 5 पॉइंट, देखिए ऐसे लिखा है 5.39,
ओम। इस पर आप बनाइएगा, जितना सवाल बनाते बनाते पगला जाओगे, नहीं बनेगा। कारण क्या है कि ये गलत है। कितना है? 5.29, 5.29 है इसका, ठीक है। 23, 5.23 इस पर बनाइएगा। मतलब देखिए इसमें आपको करेक्शन करना होगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा? 3, तभी जाकर के बनेगा। ऐसे इस पे बनाइएगा तो आंसर नहीं आएगा, इसमें जो आंसर दिया हुआ है नहीं आएगा। मतलब एग्जैक्टली में इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 5.23 लिखा हुआ है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, कह रहा है कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, कह रहा है कि देखो बाबू, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस 5 था, जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेजिस्टेंस देखिए बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया ना। तो बोल रहा है कि इसको एक हॉट बाथ में डाल दिया था, पूरा गर्म पानी वाला मतलब जो भी है प्लेस पे ले जा करके इस प्लेटिनम थर्मोमीटर को क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद जो है इसमें बोलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, कह रहा है कि इसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस है 5.795 ओम हो जाता है। इतना सारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बताइए इसके लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर 100 है, तो इस रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कितना होगा? सवाल नहीं समझ में आ रहा? नहीं बन जाएगा ऐसा सवाल। अरे ऐसे समझिए ना, 0 पे इतना रेजिस्टेंस है 5 है, 100 पे 5.23 है, तो फिर कौन सा टेम्परेचर होगा कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? बढ़ गया कि नहीं? फिर से 27 बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आ रहा समझ में बढ़िया से? ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग नामकरण ऐसे कर देते हैं 1, और इसका क्या रख देते हैं? 2। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? और इस वाले टेम्परेचर को हम लोग क्या रख देते हैं? T0, और इसको T1, और इसको क्या कर लेते हैं? T2। तो मुझे क्या निकालना है? T2। अब इक्वेशन कैसे बनेगा? बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए इसका इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ वाला देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं इक्वेशन। देखिए ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना जी, ऐसे पढ़े हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे पढ़े हो कि नहीं? आप पढ़े हो ना? इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल आ रहा है समझ में? इनिशियल और फाइनल देखो यहाँ पर लिखेंगे। तो बताइए फाइनल क्या है? बोलिए, ऐसे लिख लेते हैं 1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नहीं आ रहा? लिख लिए। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसका इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे इक्वेशन बनेगा? देखिए R0, अरे क्या बोलते हैं, R2 और R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? T1 माइनस T0 लिख सकता हूं? बोलिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? T2 माइनस T0। कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना है जी? बोलो, T2 निकालना है। अब इक्वेशन में वैल्यू का रखिए, यहाँ पर कितना रखेंगे? 5.23, यहाँ पर कितना रखेंगे? 5, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा का वैल्यू इस सवाल में नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ। देखिए अब बताइए इसका कितना वैल्यू है? T1 100 माइनस 0 आरा रखने, वही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, अलग इक्वेशन है। इसका वैल्यू कितना है? 5.795 इक्वल टू, बोलिए कितना? 5, 1 प्लस अल्फा, बोलिए छोड़ दें माइनस 0। बुझा रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो बोलिएगा। अब आपके सामने डबल इक्वेशन बन के तैयार है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सॉल्व करना है दोनों को। नहीं कर पाएंगे? बुझा रहा है कि नहीं? कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इस वाला इक्वेशन में ध्यान से देखो आप लोग, इस वाला इक्वेशन में केवल अल्फा है कि नहीं? और इस अल्फा के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो इस वाले इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जा रहा है? ठीक, नहीं सॉल्व हो गया। आ रहा समझ में? ठीक है, तो देखिए यहां से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। लिख दे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना जी, फर्स्ट इक्वेशन से इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो 0.23 बच जाएगा, बचेगा। और उधर चला जाएगा, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 500 अल्फा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? 500 अल्फा। और यहां से अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू निकालेंगे 0.23 डिवाइडेड बाई 500, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दे क्या? और इस 3 को रख देते हैं उसमें, नहीं, या फिर आप ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
ये इसमें आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बोलिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.795 आ जाएगा, और ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 5 अल्फा T2। सही है गलत है? तो यहां से जब आप देखिए कि T2 जब निकालिएगा, थोड़ा सा ब्रेन चलाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा चलाना है, ज्यादा नहीं करना है बस। बताइए क्या करेंगे हम लोग, 0.795 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 अल्फा। नहीं, अब बताइए तो कितना इजी हो गया है, 795 और ये तो 5 रहेगा जी, और अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बोलिए, 0.23 बोलिए कितना। देखिए 500, तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, 5 से काट देंगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो हमारा T2 जो है शायद 345.6 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर है शायद। हाँ यही है 6, और यहाँ पर 5 भी है। देखिए ये चला जाएगा ऊपर और 100 बार में कट जाएगा, इससे इसमें भागा देंगे और सर रख देंगे। नहीं समझ में आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, पता चला, फिर से बताने की जरूरत है। बस आपको इक्वेशन देखिए, कौन सा मेन इक्वेशन है, इसी को हम लोग लेकर के सारा सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।